हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस फाइंड आउट करते हैं और डायमेंशंस होते क्या हैं ये भी हम सबने पिछले वीडियो में देखा और बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशंस हम सबने फाइंड आउट भी किया था। इस वीडियो में आज हम सभी जानेंगे कि डायमेंशंस के यूजेस क्या क्या हैं। तो कुछ ही यूजेस हमें पढ़ने हैं, 2-3, ठीक है, जिसमें कि पहला यूज होता है किसी भी फिजिकल एक्सप्रेशन को सही है या फिर नहीं है उसको चेक करने से रिलेटेड। और जो पिछले वीडियो में बहुत सारे डायमेंशंस फॉर्मूला हम सब ने देखा था डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के, उनका यूज़ हम सब यहाँ पे करेंगे डायरेक्टली, ठीक है। तो अगर आप सभी ने वो वीडियो नहीं देखा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले उस वीडियो को जाके देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सपोज करें कि हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट का नाम ए, एक ऑब्जेक्ट का नाम बी है और एक ऑब्जेक्ट का नाम सी है। सपोज कर रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो है 3 kg, इसका 2 kg और इसका सपोज कर रहे हैं कोई सा भी 4 kg इसका। तो मैं अगर बोलूँ आपसे कि इसका टोटल मास कितना होगा तो आप सब बोलोगे सभी मासेस को जोड़ देंगे, ठीक है। तो ठीक है, सभी मासेस को जोड़ दो तो कितना होगा 3 kg प्लस 2 kg प्लस 4 kg, जो कितना हो जाएगा 9 kg हो जाएगा, ठीक। एक और एग्जांपल सपोज करें आप सभी कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसका कुछ मास हो सकता है। सपोज करें कि इसका मास को हम मान लेते हैं 10 kg इसका, और इस पे हम सब इधर से एक फोर्स लगा रहे हैं 3 न्यूटन का और इधर से कोई व्यक्ति इसको खींच रहा है, सपोज कर रहे हैं 2 न्यूटन से। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इस ऑब्जेक्ट पे टोटल कितना फोर्स लग रहा है तो आप सभी बोलोगे टोटल फोर्स निकालने के लिए दोनों फोर्स को जोड़ेंगे, 3 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन इज इक्वल टू कितना होगा 5 न्यूटन। ये तो बड़ा सिंपल है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ कि अगर टोटल मास निकालने के लिए क्या ऐसा कर सकते हैं कि 2 kg लिखें और 3 न्यूटन लिखें? ये तो गलत बात है ना, ठीक है। क्योंकि अगर हमें मास चाहिए तो हमें मास को ही ऐड करना होगा। ऐसा एक मास और एक फोर्स को ऐसा ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी सिंपल सा प्रिंसिपल को बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। मतलब कि हम सिर्फ सेम टाइप के फिजिकल क्वांटिटीज़ को ऐड कर सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मल्टीप्लाई डिवाइड तो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट सिर्फ हम लोग कर सकते हैं सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज़ को। फॉर एग्जांपल अगर हमें मास चाहिए तो हमें सभी मासेस को ही जोड़ना होगा, ऐसे फोर्स को या फिर मास को ऐसा ऐड नहीं किया जा सकता, या फिर फोर्स और इलेक्ट्रिक करंट ऐसे हम सब नहीं इसको जोड़ सकते, ठीक है। सेम फिजिकल क्वांटिटीज़ को ही सिर्फ जोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप सबने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म एक्सलरेटेड मोशन में हो, यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन में हो, तो उनमें जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होता है वो होता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। आई होप ये तो आप सभी ने पढ़ा होगा 9th क्लास में। s क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो s है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और t यहाँ पे टाइम है, u क्या है तो इनिशियल वेलोसिटी होता है, ए क्या है तो ए तो एक्सेलरेशन है, और हाँ इतना काफ़ी है। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो आप सभी इस बात से एग्री करोगे ना कि ये भी डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, ये भी डिस्प्लेसमेंट, ये पूरा टर्म डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, तब ना 2 डिस्प्लेसमेंट को जोड़ करके डिस्प्लेसमेंट ही मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखो, अगर हमको मास चाहिए होता है तो हम सबको मास को ही ऐड करके मिलेगा ना, एक नेट मास जो भी होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कर सकते कि एक मास होगा और एक फोर्स होगा, क्योंकि फोर्स और मास को नहीं ना जोड़ सकते ऐसा। सिमिलरली अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो ये पूरे टर्म्स को डिस्प्लेसमेंट होना पड़ेगा, इस पूरे टर्म्स को डिस्प्लेसमेंट होना पड़ेगा, होता ही है एक्चुअली में, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो ये इक्वेशन ही गलत है फिर, है ना, अगर ऐसा नहीं होगा तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट है, ये भी डिस्प्लेसमेंट है और ये भी डिस्प्लेसमेंट है तो इसका डायमेंशन तो सेम हो गए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अगर ये है तो चलिए निकाल के देखते हैं। तो s क्या है डिस्प्लेसमेंट है तो इसका डायमेंशन तो क्या होगा l होगा, ठीक है। अब u और t इसका डायमेंशन कितना होगा, सॉरी क्या होगा इसका डायमेंशन, तो क्योंकि u वेलोसिटी है ना तो वेलोसिटी का डायमेंशन होता है lt-1 और टाइम का डायमेंशन होता है t। तो देखो यहाँ से भी इसका डायमेंशन क्या आ रहा है, l आ रहा है, ठीक है, मतलब कि ये भी एक तरह का डिस्प्लेसमेंट है। अब इसको चेक करते हैं तो हाफ at², इसका डायमेंशन क्या होगा, तो क्योंकि हाफ तो कांस्टेंट है इसका कोई डायमेंशंस नहीं होंगे। एक्सकलरेशन का डायमेंशन होता है lt-2 और टाइम का स्क्वायर है ना तो टाइम का डायमेंशन होगा t और इसका पावर होगा 2।
तो देखो स्टूडेंट, यहाँ से भी हम सभी को डायमेंशन एल मिल रहा है, मतलब इसका भी डायमेंशन एल है, इसका भी डायमेंशन एल है, और इस पूरे टर्म का डायमेंशन एल है, मतलब कि ये इक्वेशन सही है। ठीक है, इस तरह से हम लोग चेक करते हैं डायमेंशंस के, मतलब ऐसा बोथ साइड में डायमेंशंस को इक्वल प्रूव करके हम सभी प्रूव करते हैं कि ये इक्वेशन सही है या नहीं है। अब यहाँ पे एक बात गौर करने वाली है कि हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि इनका डायमेंशन सेम है, लेकिन आप सब ये बोलोगे कि अगर इसमें हम हाफ नहीं लिखते, हाफ के अलावा कोई और नंबर लिखते, फिर भी डायमेंशन तो यही आता। फॉर एग्जाम्पल जैसे s = ut प्लस हम हाफ 80 स्क्वायर नहीं लिख करके सिर्फ 80 स्क्वायर लिखें, और इनका डायमेंशन अगर आप सभी निकालो तो ये तो डिस्प्लेसमेंट है, इसका डायमेंशन l हो जाएगा। ut, यहाँ पे ut का हम लोग डायमेंशन पहले ही निकाल के रखें, इसका भी डायमेंशन l हो जाएगा। और at, क्योंकि यहाँ पे हाफ रहे चाहे ना रहे डायमेंशन तो l ही आने वाला है ना, क्योंकि हाफ का तो डायमेंशन होता नहीं है। तो एक्सेलरेशन और टाइम, इनका डायमेंशन भी क्या आ जाएगा, l आ जाएगा। तो आप सब देखो कि इधर भी डायमेंशन l आया और हर एक टर्म का यहाँ भी डायमेंशन l आ रहा है, तो ये भी तो डायमेंशनली करेक्ट है ना। अब देखो यहाँ पे एक यही लिमिटेशन है इस मेथड का, मतलब ये जो प्रिंसिपल हम सभी पढ़ने वाले हैं, मतलब एक्चुअली हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, इनका ये लिमिटेशन है कि अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो इक्वेशन सही में एकदम एक्चुअली करेक्ट हो। ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर डायमेंशनली रॉन्ग है तो वो इक्वेशन कन्फर्म है कि रॉन्ग होगा। ठीक, तो ये इसका लिमिटेशन है, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन need not be actually correct, but dimensionally wrong equation must be wrong। इस चीज को आप सभी याद करके रखोगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल जैसे देखो, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी का बात किया जा रहा है। ठीक है, अब इनको चेक करके देखते हैं हम सभी कि ये क्या डायमेंशनली करेक्ट है। तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है स्टूडेंट, तो वो होता है ml² t-2। अगर आप सबने पिछला वीडियो देखा होगा तो ये याद होगा, और नहीं तो एनर्जी का डायमेंशन आप सभी इस तरह से निकाल सकते हो, जो वर्क का डायमेंशन होता है वही एनर्जी का भी होता है। ठीक है, अब तो लेफ्ट हैंड साइड में E का डायमेंशन कितना रहा, ml² t-2। इधर का डायमेंशन निकाल के देखते हैं, तो हाफ का तो कोई डायमेंशन नहीं होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। मास को m से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, lt-1 और इसका पावर 2। तो यहाँ में से देखो, यहाँ भी डायमेंशन आ रहा है ml² t-2, मतलब कि ये इक्वेशन सही है। ऐसा नहीं बोलेंगे, सही हो भी सकता है, सही नहीं भी हो सकता है। अभी तो ठीक है, हम सभी को पता है कि इलेक्ट्रिक जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो E = ½ mv² ही होता है। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं इसमें हाफ को हटा दूं, फिर भी आप सब देखो कि इसमें डायमेंशन सेम आने वाला है। ठीक है, तो डायमेंशनली सही होने का ये मतलब नहीं है कि वो इक्वेशन एकदम ग्रेंटेड के साथ सही है। हो सकता है सही हो सकता है सही ना हो। हाँ, लेकिन अगर डायमेंशनली रॉन्ग हो गया तो कन्फर्म है कि वो इक्वेशन गलत है। यही चीज़ को हम यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, तो इस मेथड का ये जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है, इस प्रिंसिपल का ये क्या है, लिमिटेशन है। ठीक, अब चलिए कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम सभी इससे रिलेटेड। पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, आप सभी इसको ट्राई करोगे। ठीक है, आप सबको बताना है यहाँ पे कि एक रिलेशन है m = m0 बाई √1 - v²। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है स्टूडेंट कि हम सभी को स्पीड ऑफ लाइट, जो कि जिसको कि c से रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, जो कि c से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हमें क्वेश्चन गिवन है कि इस c को हमको यहाँ पे इंसर्ट करना है। अब आप सभी को बताना है कि हम इस c को कहाँ पे पुट करें ताकि ये सही हो जाए, ये इक्वेशन सही हो जाए। ठीक है, हम सभी को गेस करना है कि कहाँ पे इस c को रखेंगे। तो देखो, लेफ्ट हैंड साइड में मास है, तो राइट हैंड साइड में भी एक मास ही होना चाहिए। क्यों, तब ना डायमेंशनली करेक्ट होगा। अगर इधर का डायमेंशन मास का होगा तो इधर भी डायमेंशन मास के टर्म्स में ही होना चाहिए। तो वो कब होगा, तो नीचे वाला टर्म को डायमेंशन लेस होना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से देख सकते हो, अगर ये
1 है, मतलब एक कांस्टेंट टर्म है, इसका तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, तो इसका भी डायमेंशन नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो डायमेंशन होगा। तो क्या करेंगे, नीचे हम सभी, क्योंकि ये वेलोसिटी है या फिर सॉरी ये स्पीड है, ठीक है, तो ये भी तो स्पीड है ना सी, तो सी को यहाँ पे डिवाइड कर देंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, तब देखो v का जो डायमेंशन होता है वो होता है LT-1। स्पीड ये भी है ना, तो इसका भी डायमेंशन होगा LT-1 और दोनों का स्क्वायर है, तो देखो अल्टीमेटली ये कैंसिल होकर L0 और T0 आ जाएगा ना, ठीक है। अगर ये L0 और T0 आ गया मतलब कि ये डायमेंशन लेस हो गया, तो नीचे वाला टर्म पूरा डायमेंशन लेस हो गया, तो सिर्फ डायमेंशन बच गया किसका, मास का, तो इधर भी मास का डायमेंशन हो गया और इधर भी मास का डायमेंशन हो गया, ठीक। तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का था। सिमिलरली अगला क्वेश्चन देखते हैं। सपोज करो कि हमें एक इक्वेशन गिवन है v इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी क्यूब, ठीक है। तो हमें a का डायमेंशन पता करके बताना है, b का डायमेंशन पता करके बताना है और c का डायमेंशन पता करके बताना है कि a, b और c के डायमेंशंस क्या होंगे। और हमें गिवन है कि v क्या है, v है वेलोसिटी, t है टाइम, हमको इतना ही इन्फॉर्मेशन गिवन है, ठीक। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो अभी आप सबने देखा अगर ये वेलोसिटी है तो ये भी वेलोसिटी होना चाहिए, ये भी टर्म वेलोसिटी होना चाहिए और ये भी टर्म वेलोसिटी होना चाहिए, तब ना सभी वेलोसिटीज़ को जोड़ करके वेलोसिटी आएगा, ठीक है। मतलब कि a का डायमेंशन वही होगा जो वेलोसिटी का डायमेंशन होगा, और वेलोसिटी का डायमेंशन होता है LT-1, तो a का डायमेंशन तो मिल गया। सिमिलरली ये पूरा टर्म ये पूरे टर्म का डायमेंशंस किसके इक्वल होगा, वेलोसिटी के इक्वल होगा, क्योंकि ये भी तो वेलोसिटी है, ये तीनों वेलोसिटी है, क्योंकि तीनों वेलोसिटी को ऐड करके ही हमें वेलोसिटी मिलेगा, ठीक। अभी हम सबने ये पिछले बार में देखा। तो यहाँ पे b और t ये पूरे का डायमेंशन किसके इक्वल होगा, वेलोसिटी के डायमेंशन के इक्वल होगा, जो कि होता है LT-1। अब हमें b का डायमेंशन चाहिए और t, तो t का डायमेंशन तो t होता है, तो उधर हम शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा b और t को अगर उधर शिफ्ट करेंगे तो होगा LT-1 बाई t, जिसको कि सोल्व करके आएगा LT-2। मतलब b का जो डायमेंशन है वो LT-2 है, मतलब ये एक्सकलरेशन रहा होगा, है ना। अब किसका निकालना रह गया है, ct क्यूब का। तो यहाँ से देखो कि ct क्यूब, इसका भी डायमेंशन किसके इक्वल होना चाहिए, वेलोसिटी के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये सभी वेलोसिटीज़ ही हैं, ठीक है। तो हमें c का डायमेंशन चाहिए, तो c का डायमेंशन निकालने के लिए क्या करेंगे, वेलोसिटी का डायमेंशन हो गया LT-1 और ये t का पावर 3 है, तो ये नीचे आ जाएगा t का पावर 3, तो ये हो जाएगा LT-4, ठीक है। ये हुआ c का डायमेंशन, ठीक। तो देखो आप सभी इस प्रिंसिपल का यूज़ करके हम सभी ऐसा अननोन कांस्टेंट के या फिर अननोन फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस हम सभी पता कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं इससे रिलेटेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है स्टूडेंट, हमें एक रिलेशन गिवन है v इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी बाई डी प्लस टी, जहाँ पे v वेलोसिटी है और t टाइम है, ठीक है। हमको इतना ही इन्फॉर्मेशन गिवन है और हमें a का डायमेंशन चाहिए, b का डायमेंशन चाहिए, c का डायमेंशन चाहिए और d का डायमेंशन चाहिए। इन सभी के डायमेंशंस हमें फाइंड आउट करने हैं। तो फिर से वही, ये एक वेलोसिटी होना चाहिए, ये टर्म भी वेलोसिटी ही होना चाहिए और ये पूरा वेलोसिटी होना चाहिए, क्योंकि देखो आप ये वेलोसिटी, इस वेलोसिटी और इस वेलोसिटी, इन तीनों को ऐड करेंगे तब तो एक वेलोसिटी मिलेगा ना, ठीक है। क्योंकि अगर ये अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज होगा तो उसको तो ऐड कर नहीं सकते। यही प्रिंसिपल को तो बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, मतलब कि ए का डायमेंशन वही होगा जो वेलोसिटी का होगा, मतलब कि ए का डायमेंशन कितना होगा, LT-1, ठीक है, ए का तो मिल गया। सिमिलरली बी और टी, इस पूरे टर्म का वही डायमेंशन होगा जो वेलोसिटी का होगा, क्योंकि ये भी एक तरह का वेलोसिटी है और वेलोसिटी का हम सभी को पता है क्या होता है, डायमेंशन LT-1। लेकिन हमें b का डायमेंशन चाहिए ना, तो b का डायमेंशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, LT-1 और t का डायमेंशन t होता है, तो डिवाइड हो जाएगा t, और इसको अगर सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा LT-2। तो b का डायमेंशन क्या हो गया, LT-2। अब हम सभी c और d का पता करना है। अब इसको आप सभी देखो, तो यहाँ पे d प्लस t है, ये टाइम है, तो इसको भी टाइम ही होना पड़ेगा ना, ठीक है, क्योंकि दो सेम फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम सभी ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगर ये टाइम है तो d भी टाइम ही होगा, तो ठीक, तो d का हम सभी को मिल गया डायमेंशन, क्या है, d का डायमेंशन होगा टाइम, ठीक है। टाइम का जो डायमेंशन होगा वही d का होगा। चलिए ठीक है, अब c का निकालना है।
तो सी के लिए स्टूडेंट देखो आप सभी, हम सभी को इस तरह से दिया है ना, c/d+t, तो ये तो इसका डायमेंशन तो वही होगा जो वेलोसिटी का होगा, इस पूरे का डायमेंशन वही होगा जो वेलोसिटी का होगा, क्योंकि ये पूरा तो वेलोसिटी ही होना चाहिए, है ना। ठीक है, अब सी का डायमेंशन नहीं पता, डी का तो डायमेंशन पता है, ये भी टाइम है और ये भी टाइम है, तो टाइम और टाइम को जोड़ेंगे तो टाइम ही तो मिलेगा ना। तो ये हो गया c/, एक्चुअली में ये टाइम का डायमेंशन होगा, और वेलोसिटी का डायमेंशन होता है lt-1, तो c का डायमेंशन क्या होगा फिर, t को उधर शिफ्ट करेंगे तो t हो जाएगा lt और ख़त्म, मतलब सिर्फ l ही होगा, है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। ठीक, तो c का डायमेंशन l हो गया। तो इस आप सब देखो कि कैसे इस मेथड का यूज करके हम सभी अननोन फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस निकाल सकते हैं, और इसके हेल्प से हम सभी किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ के जो फिजिकल एक्सप्रेशन होता है वो सही है कि गलत है उसको चेक कर सकते हैं, डायमेंशनली सही है कि गलत है उसको चेक कर सकते हैं। और ये बात ज़रूर ध्यान रखना है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी कोई भी फिजिकल एक्सप्रेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो सही में सही होगा, हो सकता है सही हो सकता है सही ना हो, ठीक है, लेकिन डायमेंशनली रॉन्ग है तो इसका मतलब ज़रूर है कि वो गलत ही होगा। ठीक, तो ये है डायमेंशंस का पहला एप्लीकेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम सभी जानेंगे डायमेंशंस के और भी 2-3 एप्लीकेशंस हैं, तो उसको हम सभी नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे।